यूएसए के ना एक पॉपुलर लीडर थे जॉन एडम्स। इन्होंने ना एक बात बोली थी कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कुछ ही समय तक चलता है, कुछ ही समय तक एक्सपेंड होता है, उसके बाद बेचारा लोकतंत्र थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है और अपने आप को बर्बाद कर लेता है। देखो, जॉन एडम्स की ये जो बात है ना, कहीं कहीं सही भी है। आप 1920s का दौर देखिए। 1920s में ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने लगी थी और लोगों का जो भरोसा था ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज के ऊपर से हट गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, हिटलर निकल के आए, मसूलनी निकल के आए, नाजिज्म, फासिज्म जैसी जो आइडियोलॉजीज हैं वो इमर्ज होके आए, ऑथोरिटेरियन लीडर्स का दौर आया। और इवन देखो 50 साल बाद, यानी कुछ ही समय तक डेमोक्रेसीज चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन 1970s में फिर से दिक्कत आ गई। 1970s में फिर से दिक्कत आ गई। क्या हुआ? उस समय देखो वियतनाम वार हुआ था, तो यूएसए में बहुत गुस्सा था, वाटरगेट स्कैंडल सामने आया था। यूके में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई थी। दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में महंगाई बढ़ गई थी क्योंकि ऑयल क्राइसिस थे। गल्फ कंट्रीज ने इजराइल वार के कारण तेल देने से मना कर दिया था, तो जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। तो दुनिया भर की जो डेमोक्रेसीज थी उस समय संकट में आ गई थी। तो 1970s में ना फिर एक बुक लिखी गई थी। सैमुअल पी हंटिंगटन ने ना दूसरे राइटर्स के साथ मिलकर बुक लिखी थी डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम से रिलेटेड। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक में ना सैमुअल पी हंटिंगटन ये बोलते हैं, देखो प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के बाहर नहीं है, प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के अंदर है। और वो प्रॉब्लम क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? प्रॉब्लम है सबसे पहले डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन अथॉरिटी। देखो, डेमोक्रेसी में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। हर कोई किसी पे क्वेश्चन उठा सकता है, खास करके मतलब सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। लेकिन देखो, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हर कोई क्वेश्चन उठाने लगता है, हर कोई पॉलिटिशियंस को शक की निगाहों से देखने लगता है, तो फिर ना पूरे देश में ये भावना निकल के आती है, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, कुछ नहीं बदलने वाला है। यही चीज तो नेपाल में अभी हुई। नेपाल के यूथ में अभी क्या प्रॉब्लम थी? उनका मतलब पूरा विश्वास हो चुका था कि सब मिले हुए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से वहां की अथॉरिटी में यूथ का जो ट्रस्ट था ना वो खत्म हो गया। फिर है दूसरी प्रॉब्लम, पब्लिक ओवर एक्सपेक्टेशंस। पब्लिक ओवर एक्सपेक्टेशंस मतलब जनता को ना सब फ्री में चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, एजुकेशन फ्री में चाहिए, हेल्थ फ्री में चाहिए। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आए, नहीं, टैक्स नहीं देना। टैक्स कौन देता है? सरकार को टैक्स थोड़ी ना देंगे। तो इस वजह से ना स्टेट बेचारा ना बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, लेकिन स्टेट वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पाता। आजकल तो देखो और भी बड़ी दिक्कत हो गई है। मतलब ये तो हम चलो उस समय की बुक की बात कर रहे हैं, 1970s में ये बुक आई थी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। आज एक बड़ी दिक्कत ये हो गई है, ऑटोमेशन की वजह से ना, ऑटोमेशन की वजह से, एआई की वजह से जॉब्स उतनी जनरेट नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सरकार चाह के भी जॉब नहीं दे पाती, और चाह के भी जॉब नहीं दे पाती तो फिर लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पे फूटता है। आप देख लीजिए, इंडोनेशिया में देख लीजिए, इवन आप चलो ये तो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, नेपाल, इंडोनेशिया। आप फ्रांस की हालत देखिए। फ्रांस कहने को डेवलप कंट्री है, कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन ज्यादातर जो डिसीजंस फ्रांस में होते हैं ना वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंसेस से होते हैं। और ज्यादातर समय आपको ना वहां पे जनता सड़कों पे दिखाई देगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, वहां पे ना पेंशन की जो एज है ना वो 62 से इंक्रीज करके 64 की गई थी। लोग सड़कों पे आ गए। अब एक बार फिर से लोग फ्रांस में सड़कों पे हैं और वहां पे स्लोगन चल रहा है, ब्लॉक एवरीथिंग, बर्न एवरीथिंग। ये चल रहा है फ्रांस में। चलो फ्रांस छोड़िए, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बताइए। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएसए। यूएसए में क्या चल रहा है? चार्ली किर्क, अभी कल की बात है, चार्ली किर्क वहां के एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के नेता, ट्रंप के साथी, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और सरेआम उनको गोली मार दी गई। बात पता है क्या है? बात यह है, आपके देखो किसी से विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन
आप उसको बैठ के डिस्कस नहीं करोगे, आप गोली से उन विचारों का जवाब दोगे, तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल वायलेंस है। तो यूएसए जैसी डेमोक्रेसी का ये हाल है, तो बाकी तो डेमोक्रेसी का आप क्या ही देखिए, समझ रहे हो? और एक बात बोली जाती है कि आज यूएसए जितना सिविल वार के करीब है ना, उतना 1970s के बाद कभी नहीं रहा। आज यूएसए बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है। एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स हैं, दोनों के विजन ही अलग हैं। कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि फ्री में नहीं देनी चीजें और टैक्स जो है वो कम कर दो। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाओ। तो दोनों के बीच में कंसेंसस बनता ही नहीं है। अमेरिका इतना ज्यादा पोलराइज्ड है। एक तरफ व्हाइट सुपरमेसी की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ब्लैक राइट्स की बात करने वाले लोग हैं। एक तरफ वेस्ट स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ रेड स्टेट्स हैं। डिवाइडेड है यूएसए बहुत ज्यादा। फिर देखो, उस समय यह भी बोला था सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1970s में कि एक्सेस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की दिक्कत है। एक्सेस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब जब देखो हर कोई पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है, महिलाएं सड़कों पे हैं अपने राइट्स की डिमांड के लिए, यूथ सड़कों पे हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग सड़कों पे हैं कि हमें हमारे राइट्स चाहिए, तो ये है एक्सेस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो स्टेट फिर जब सब सड़कों पे आ जाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए, स्टेट हैंडल नहीं कर सकेगा, डेमोक्रेसी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी, समझे? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये सारी बातें बोली थी कि डेमोक्रेसी एक्सेस डेमोक्रेसी की दिक्कत है। जब चीजें एक्सेस में हो जाती है ना, तो फिर डेमोक्रेसी बेचारी कोलैप्स कर जाती है। लेकिन देखो, आज की जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ी अलग है। आज की एक बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की। एक तरफ देखो, मुंबई में अंबानीज की इतनी बड़ी बिल्डिंग है एंटीलिया, दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर धारावी की स्लम्स हैं। तो फिर देखो, जब गरीब लोग ये सब देखते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चकाचौंध, उनको ये लगने लगता है कि सब अमीरों के लिए है, सब अमीरों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है, पूरा सिस्टम अमीरों को सर्व करने के लिए बना है। तो यहीं से फिर विरोध की जो चिंगारी है वो भड़कने लगती है। फिर इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि देखो, इन सब चीजों की वजह से खास करके एंटी करप्शन मूवमेंट्स जो हैं वो निकल के आती हैं, जैसे इंडिया में भी निकल के आई 2011 में, बाकी जगह में भी निकल के आती हैं। राइटर बोलते हैं, देखो, करप्शन दो तरह का होता है, एक है स्ट्रक्चरल करप्शन और दूसरा है एलीट्स का करप्शन, जो दिखता है उनकी लग्जरीज में महंगी कारें इस्तेमाल करना, उनके बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ते हैं। नेपाल के यूथ में अभी यही तो गुस्सा था, नेपो किड्स ट्रेंड चल रहा था कि नेपोटिज्म वाले जो किड्स हैं वो तो ऐस काट रहे हैं, और नेपाल के जो यूथ हैं वो बाहर जा रहे हैं बेचारे काम करने के लिए, गल्फ में, दूसरी जगहों पर। उनका देश चल रहा है रेमिटेंस से। रेमिटेंस जो आती है ना नेपाल में, वो उनके देश की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो ऐस कर रहे हैं। यही तो गुस्सा था। तो राइटर बोलते हैं, करप्शन के खिलाफ जो मूवमेंट चलती है ना, दिक्कत यह है वो मूवमेंट कभी सफल नहीं हो पाती। करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलती है तो अथॉरिटेरियन जो लीडर है ना, वो बल्कि सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा था कि कुछ सही नहीं चल रहा है, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, तो मूवमेंट चलती है। लेकिन मूवमेंट के बाद ना कभी सॉल्यूशन नहीं आता। मूवमेंट के बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके कोई अथॉरिटेरियन लीडर जो है वो सत्ता में आ जाता है, समझ गए? ये देखो, एंटी करप्शन मूवमेंट्स कैन ट्रिगर अथॉरिटेरियनिज्म। और एक तो ये करप्शन मैंने आपको बताया जो एलिटिज्म के लाइफस्टाइल में दिखता है। दूसरा करप्शन कि पूरा सिस्टम बना ही इस प्रकार से है कि एलिट्स को फायदा होता है, मतलब कुछ भी कर लो, सिस्टम बना ही ऐसा है कि अमीर लोगों को फायदा होगा, पॉलिटिशियंस को उससे फायदा होगा। फिर राइटर बोलते हैं, आज के समय में एक और दिक्कत है, युद्ध के बारे में झूठ बोला जाता है। मतलब जैसे यूएसए ने ना देश की जनता को झूठ बोल के इराक वार स्टार्ट कर दिया कि उनके पास में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, हमें युद्ध करना जरूरी है। वेपन्स मिले? नहीं मिले। अभी इजराइल ने जो किया ना, वो भी देखो झूठ बोल के वार स्टार्ट किया, इसलिए वहां भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, इवन इजराइल में भी। और फिर राइटर बोलते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित बात बोलते हैं कि देखो, आज ना सोशल मीडिया एक नया जंतर मंतर बन गया है। पहले सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के पास में नॉलेज होती थी क्वेश्चन करने की, अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चंस रेज करने की, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स माने जाते थे। लेकिन आज ना हर कोई एक्सपर्ट है अपने आप में। सोशल मीडिया पे हर कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, किसी को बुली कर रहा है,
सबको लगता है कि मेरी जो राय है वो सबसे ठीक है, हर कोई क्वेश्चन उठा देता है। तो वही दिक्कत है, जो पैटर्न 1970s में था ना, जो भावना इमर्ज होकर आई थी, सैमुअल पी हंटिंगटन ने बोला था कि सब मिले हुए हैं जी, तो वही भावना आज सोशल मीडिया के कारण फिर से इमर्ज होकर आ रही है। इसी वजह से दुनिया भर के देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और डेमोक्रेसीज कोलैप्स कर रही हैं। लास्ट में एक बात कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो यूथ को ना कई बार ये लगने लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो चुराया जा रहा है। अब आज जैसे देखो, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, आपको अगर ये लगे कि कितनी भी मेहनत कर लो एग्जाम नहीं निकलेगा, पूजा खेड़कर जैसे जो लोग हैं वो एग्जाम क्लियर कर देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? भयंकर गुस्सा आएगा आपको कि यार मेहनत हम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर कोई और चुरा ले जा रहा है। ठीक वैसा ही लगने लगता है यूथ को। अभी नेपाल समेत दूसरे देशों में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना डेमोक्रेसीज में, यूथ में यही भावना है कि हमारे फ्यूचर को चुराया जा रहा है। पॉलिटिशियंस के बच्चे जो ऐश कर रहे हैं ना, वो हमारे पैसों से ऐश कर रहे हैं। लेकिन देखो दिक्कत ये है, यूथ में ना गुस्सा होता है, गुस्से से मूवमेंट भी हो जाता है, बढ़िया मूवमेंट हो जाता है जैसे नेपाल में हो गया, लेकिन ना फिर बाद में कोई सहमति नहीं बन पाती। अभी आप जैसे नेपाल में देखो, जैन जी के जो लीडर्स हैं ना, वो अलग अलग लीडर्स को पुश कर रहे हैं। नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर कौन होना चाहिए, कोई कंसेंसस नहीं है, कोई सहमति नहीं है। और यही होता है, यूथ में गुस्सा होता है, यूथ प्रोटेस्ट करता है, लेकिन बाद में ना एक बढ़िया सिस्टम नहीं बन पाता। बांग्लादेश में अभी तक सिस्टम नहीं बना, नेपाल में भी दिक्कत आएगी सिस्टम बनाने में, क्योंकि उनका संविधान कोलैप्स कर गया है। लेकिन आगे क्या होगा, पूरी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि नेपाल वाले क्या करेंगे, सहमति बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो ना राइटर लास्ट में एक बात बोलते हैं, जब देखो प्रोटेस्ट होता है, मूवमेंट होती है, सरकारें गिर जाती हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं बदलता ना, तो यूथ में ना निहिलिज्म वाली भावना आने लगती है कि कुछ नहीं बदलने वाला है। निहिलिज्म वाली भावना आती है, कितना भी कर लो कुछ नहीं बदलेगा, यही रहने वाला है। तो फिर लोग उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, फिर से डेमोक्रेसी आ जाती है। 50 साल बाद फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट होंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये पैटर्न चलता रहता है। तो इसके लिए ना, इस चीज को एड्रेस करने के लिए ना, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रोंग होने चाहिए, संस्थानों को स्ट्रोंग बनाने की आवश्यकता है। जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट यूपीएससी। आप संस्थान स्ट्रोंग बनाओ, संस्थान निष्पक्ष बनाओ, संस्थान ईमानदार बनाओ, संस्थानों की आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, संस्थानों में आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, तो फिर लीडर्स ना ज्यादा करप्शन कर सकेंगे, ना ज्यादा चीजें गलत होंगी। तो ये राइटर सजेशन देते हैं, संस्थानों को स्ट्रोंग बनाओ। डेट तो देखो आज की है 12 सितंबर 2025, और आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमने कर ही लिया, 3 और भी डिस्कस करेंगे। अर्बन पॉवर्टी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, फिर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे अर्बन पॉवर्टी के बाद में, हाँ याद आ गया। फिर हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इजराइल का अटैक कतर के ऊपर। तो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अर्बन पॉवर्टी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 में देखो अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक भी है और दूसरा पॉवर्टी वाला टॉपिक भी है, तो वहां से इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना आप कुछ डेटा देखिए। अगर देखो वर्ल्ड बैंक के डेटा पे विश्वास किया जाए ना, वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है अर्बन इंडिया का, तो उसके अनुसार तो सब चंगा सी, मतलब सब कुछ सही है। डेटा क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 2011 में इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, मतलब अर्बन पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में अर्बन पॉवर्टी थी 10.7%, ये 2011 की बात है। और आज के समय में वो अर्बन पॉवर्टी घट के रह गई है सिर्फ 1.1%। तो आप बताओ, इतना बढ़िया डेटा, तो सब कुछ चंगा है या नहीं है? सब कुछ चंगा है। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये डेटा है अगर हम $2.15 पर डे की पॉवर्टी लाइन को स्वीकार करें। मतलब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर कोई पर्सन दिन में $2.15 कमाता है, उससे ज़्यादा कमाता है, तो वो गरीब नहीं है। तो ये पॉवर्टी लाइन अगर हम कंसीडर करें तो ये डेटा है 2011 में पॉवर्टी कितनी थी, अर्बन पॉवर्टी 10.7%, और अब घट के रह गई है 1.1%। लेकिन मान लीजिए थोड़ा और एम्बिशियस पॉवर्टी लाइन ले लीजिए, थोड़ी और एम्बिशियस पॉवर्टी लाइन, मतलब
अगर कोई एक दिन में $3.65 कमाता है या इससे अधिक कमाता है तो वो गरीब नहीं है। तो इस केस में जो पॉवर्टी लाइन है थोड़ी सी ऊपर उठ गई। तो भी देखो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर ये एम्बिशियस पॉवर्टी लाइन भी माने तो भी देखो हमारे देश में पॉवर्टी जो है, अर्बन पॉवर्टी 2011 में 43.5% थी, अब घट के हो गई है 17.2%। 17.2% अर्बन पॉवर्टी किसके हिसाब से? थोड़ी एम्बिशियस पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। पॉइंट समझ गए ना? अगर पॉवर्टी लाइन को $2.15 पर डे के हिसाब से मानो तो अर्बन पॉवर्टी रह गई सिर्फ 1.1%। अगर $3.65 पर डे के हिसाब से ये पॉवर्टी लाइन मांगो तो अर्बन पॉवर्टी आज के समय में घट के रह गई है 17.2%। और सरकार कहती है 2017-18 के बाद में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे कम है। देखो ये आंकड़े देख के तो ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में राम राज्य आ गया है, सब अमीर हो गए हैं, सबके पास नौकरी है। लेकिन आप रुको, मैं आपको ना शहर की असली कहानी सुनाता हूं। यहां पे एक कंसेप्ट निकल के आता है रिलेटिव पॉवर्टी का, मतलब रिलेटिव गरीबी। मुंबई में देखो एक तरफ मुकेश अंबानी का एंटीलिया है, मतलब बहुत अमीर इमारत है। दूसरी तरफ थोड़ी सी दूर, मुकेश अंबानी के घर से थोड़ी सी दूर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है धारावी, जहां पे देखो 10 बाय 10 के कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। तो मतलब बात सिर्फ देखो पैसे की कमी की नहीं है, बात है भयंकर इनइक्वालिटी की, भयंकर असमानता की। आपको देखो अपनी गरीबी हर रोज हर पल 100 मंजिला बिल्डिंग के रूप में दिखाई देती है, और यह आपको एहसास दिलाती है कि आप ना दूसरों के कंपैरिजन में कितना पीछे छूट गए हो। मतलब समझ गए? तो रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं राइटर यहां पे, यानी इनइक्वालिटी की बात करते हैं। और एक चीज आप ये देखो, शहर की गरीबी में और गांव की गरीबी में क्या डिफरेंस है, रूरल पॉवर्टी वर्सेस अर्बन पॉवर्टी। सबसे पहले आप इनकम सोर्स के हिसाब से देखो। देखो गांव में ना गरीब किसान ना जमीन से जुड़ा है, खेती नहीं हुई तो पैसा नहीं है। शहर में गरीब ना इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा है, आज 8 घंटे काम कर लिया, रिक्शा चला लिया तो पैसा मिल गया, लेकिन कल बीमार पड़ गया तो नो वर्क नो पे, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं। समझ गए? गांव में खेती से जुड़ी गरीबी है और दूसरी तरफ शहर में इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ी गरीबी है। यह पहला पॉइंट है, रूरल और अर्बन पॉवर्टी में डिफरेंस क्या है। दूसरा, एक्सेस टू सर्विसेज। देखो शहरों में ना हर तरह की सर्विस उपलब्ध है, अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, पानी की पाइप है, सब है, लेकिन गरीब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब ये सारी चीजें शहरों में अवेलेबल होते हुए भी गरीब लोग इन्हें एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। स्कूल है बट देने के लिए फीस नहीं है, पानी की लाइन है बट कनेक्शन के लिए पैसे नहीं है। दूसरा फर्क है शहर और तीसरा फर्क है गांव और शहर की गरीबी में सोशल नेटवर्क का। गांव में देखो पूरी जो कम्युनिटी है ना एक परिवार की तरह रहती है। कोई बीमार हो गया तो गांव के ज्यादातर लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर पैसा ना भी हो किसी परिवार के पास तो गांव वाले मिलकर मदद कर देते हैं। लेकिन शहर में आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते, आप पूरी तरह से अकेले हो, आपका जो सोशल सेफ्टी नेट है बहुत कमजोर है। तो ये देखो कुछ डिफरेंसेस हैं गांव और शहरों की गरीबी में। इसके बाद देखो अर्बन पॉवर्टी के कुछ रीजन्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो रीजन है अर्बन पॉवर्टी का वो है अनप्लान्ड डेवलपमेंट। मतलब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां से मान लीजिए एक लड़का जिसका नाम महेश है, वो दिल्ली आया सपना लेकर। वो सोचता था शहर जाऊंगा कमाऊंगा। शहर देखो उसे कमाकर देता भी है बट रहने के लिए घर नहीं देता, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है शहर में। तो वो क्या करता है, वो मजबूरी में एक गंदे नाले के पास एक बस्ती में अपनी झुग्गी डाल देता है। और इसका असर क्या होता है, शहर में झुग्गियों की संख्या बढ़ती है, हैपहैजार्ड अर्बनाइजेशन होता है, स्लम का जन्म होता है। तो ये है एग्जाम्पल लैक ऑफ प्लान डेवलपमेंट का। शहर में अगर देखो अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई हैं
लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग भी होनी चाहिए, अदरवाइज महेश जैसे लोग जो हैं फिर वो झुग्गी डाल के रहने लगते हैं। दूसरा अर्बन पॉवर्टी का रीजन है रीजनल डिस्पैरिटी। देखो हमारे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है ना, जैसे लखनऊ, जयपुर, पुणे, अभी तक इतने डेवलप नहीं है कि वो लोगों को वहीं पर रोक सकें। मतलब सारा जो प्रेशर है वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी मेगा सिटीज पर आ जाता है। और ये जो छोटे शहर है ना, लखनऊ, जयपुर, पुणे, इंदौर, ये शहर एक बड़े मैग्नेट की तरह सारे माइग्रेंट्स को खींच नहीं पाते। मतलब समझ गए, बड़े शहर दिल्ली, मुंबई सारे माइग्रेंट्स को खींच रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज आज भी माइग्रेंट्स को खींच नहीं रहे हैं। तो बड़े शहरों की कैपेसिटी इतनी है नहीं, लेकिन माइग्रेंट्स वहां पे ज्यादा जा रहे हैं। तो ये दूसरा रीजन है, रीजनल डिस्पैरिटी। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी गैप्स। और ये देखो एक काफी इमोशनल पॉइंट भी है। देखो वो माइग्रेंट्स जो शहर आए, कई बार ना उनके पास में रेजिडेंसी वाला प्रूफ नहीं होता, उनका राशन कार्ड गांव का है, तो उनके पास में एड्रेस प्रूफ नहीं है। सरकारी सिस्टम के लिए वो भूत के समान है, क्योंकि कागज नहीं है तो सरकार कहती है कि तुम हो ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास कागज नहीं है। इसलिए ना वो सरकारी स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पाते, तो सोशल सिक्योरिटी का गैप रह जाता है। फिर नेक्स्ट है इंटरजनरेशनल ट्रैप। अब सोचो, देखो जो आदमी ना झुग्गी में रह रहे हैं, जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में आधी अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके पास हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके बच्चे जो हैं वो बड़े होकर क्या बनेंगे? देखो ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी बड़े होकर फिर इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा अच्छी शिक्षा नहीं मिली, ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली। तो गरीबी बाप से बेटे को विरासत में मिलती है, इसे कहते हैं इंटरजनरेशनल पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी जो है जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो हमने डिस्कस किया अर्बन पॉवर्टी के। और ऐसा नहीं है कि देखो सरकार कुछ कर नहीं रही है अर्बन पॉवर्टी से संबंधित। सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स चलाई हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है। ये है राशन कार्ड की रोमिंग स्कीम। मतलब वो माइग्रेंट्स जो बिहार से दिल्ली आकर अपना राशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनको यूं नहीं बोला जाएगा कि आपका जो राशन कार्ड है वो बिहार का है। समझ गए? तो ये बढ़िया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। बिहार के लोगों के पास में जो राशन कार्ड है वही चलेगा दिल्ली में राशन लेने के लिए। फिर है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ये देखो सिर्फ सफाई का मिशन नहीं है, बल्कि इज्जत घर का मिशन है, कई लोग बोलते हैं इसे। जैसे स्लम्स में पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं इस मिशन के अंतर्गत। तो स्पेशली औरतों की डिग्निटी और सेफ्टी के लिए ये मिशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है। सरकार चाहती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना इवन अर्बन एरियाज में, तो उसके लिए ये मिशन है ताकि झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ने से रोका जा सके। फिर नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब इस मिशन में सरकार का फोकस किस चीज पे है? हुनर से रोजगार पर। मतलब शहरी जो गरीब लोग हैं उनको स्किल देने पर, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार चाहती है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, उसमें सरकार मदद करती है। फिर है पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनको सरकार पैसा देती है बिना गारंटी के। आमतौर पे ये स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनको लोन मिलना मुश्किल होता है, तो सरकार कहती है हम आपको लोन देंगे इस स्कीम के अंतर्गत, और कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई चीज आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सरकार की कुछ स्कीम्स हैं। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सरकार राइटर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे सबसे पहले है इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन। मतलब देखो अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट लाने के लिए जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसे डिसेंट्रलाइज्ड करना होगा। एसी कमरों में बैठकर प्लानिंग नहीं करनी है, हमें प्लान बनाना है तो लोगों के बीच में जाके प्लान बनाना है, लोगों की इनपुट्स लेके, तब जाके अर्बन एरियाज को बढ़िया ढंग से डेवलप किया जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कुदुमश्री स्कीम है केरला की। इस कुदुमश्री प्रोग्राम में देखो क्या था, यहाँ के लोकल जो महिलाएं थी ना, उनके नेटवर्क ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को इंप्लीमेंट किया। तो देखो जब जनता खुद प्लान करती है ना, तो फिर वो सक्सेसफुल होता है। दूसरा सजेशन राइटर देते हैं यहाँ पे, इंपावर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। हमें देखो नए मैग्नेट्स बनाने होंगे, माइग्रेंट्स इन छोटे शहरों में भी जाएं काम करने के लिए।
जैसे लखनऊ, इंदौर, सूरत, विशाखापट्टनम, इन शहरों में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा, ताकि बड़े शहरों पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों पे माइग्रेशन का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अर्बन लोकल बॉडीज को हमें पावर देनी होगी। और जैसे देखो इंदौर का एग्जांपल लीजिए, इंदौर ने ना सफाई को एक जन आंदोलन बना दिया। वहां के लोगों के लिए साफ सफाई एक गर्व की बात है। तो देखो जब कोई भी काम जन भागीदारी में तब्दील हो जाता है ना, तो फिर वो सक्सेसफुल होता है। तो इंदौर जैसा जो मॉडल है वो हर शहर को अपनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इंपावरमेंट एंड टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा सरकार को। घिसा पिटा पॉइंट है लेकिन जरूरी है। लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है ना, उनको शहरों में बढ़ावा देना होगा। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे राशन कार्ड वाली स्कीम है, फ्री अनाज वाली स्कीम है, इनमें देखो बहुत सारे लोग ना एक्सक्लूड हो जाते हैं। कईयों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कई टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, इस वजह से एक्सक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि सरकार कहती है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, लेकिन कई लोगों को अप्लाई नहीं करना होता, इस वजह से वो लाभ नहीं उठा पाते। तो इस चीज़ को आप ठीक करो। जिनका नाम गलती से कट गया है उस चीज़ को भी आप एड्रेस करो। कंक्लूजन में राइटर क्या बोलते हैं, देखो 2050 तक ना हमारे जो शहर है ना हमारी जीडीपी में 75% कंट्रीब्यूट करेंगे। और 2050 आते आते हमारे जो शहर है ना वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में भी 60% कंट्रीब्यूट करेंगे। हम देखो सपना देख रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। ये सपना देखो हाई राइज बिल्डिंग से पूरा नहीं होगा, ये तब पूरा होगा जब उन बिल्डिंग्स की परछाई में रहने वाले हर इंसान के पास में डिग्निटी हो, हर इंसान के पास में अपॉर्चुनिटी हो और एक बेहतर कल की उम्मीद हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। और स्मार्ट सिटी से संबंधित भी पॉइंट है कि स्मार्ट सिटी वो नहीं जहां पे वाईफाई फ्री है। असली स्मार्ट सिटी देखो वो है जहां कोई भी इंसान फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर ना हो। समझ गए? तो अर्बन पॉवर्टी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो सोशल और मोरल चैलेंज भी है, और इस चैलेंज को हमें जीतना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए ना सरकार ने एक स्कीम चलाई है। उस स्कीम से संबंधित एनालिसिस राइटर इस आर्टिकल में कर रहे हैं और बताते हैं और क्या करने की आवश्यकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। हम स्कीम के बारे में डिस्कस करें जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या? क्रिटिकल मिनरल्स देखो वो विटामिन्स हैं जिनके बिना मॉडर्न इंडस्ट्री चल नहीं सकती। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। लेकिन देखो इनकी ना सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित थोड़े से बेसिक्स और बता देता हूं। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स? जैसे देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज़ करते हो, उसकी बैटरी में है, जैसे देखो लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, वहाँ पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में क्या मिलेंगे? स्मार्टफोन में मिलेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। फिर इसके बाद में फाइटर जेट हैं, देश के फाइटर जेट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे भी ये क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर से लेके क्लीन एनर्जी तक हर जगह इन क्रिटिकल मिनरल्स का बोलबाला है। सरकार ने देखो ऐसे 30 मिनरल्स की लिस्ट बनाई है और सरकार कहती है कि ये हमारे लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स। मतलब समझ गए, सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। इन्हें आप देखो 21वीं सेंचुरी का नया तेल बोल सकते हो। सही बताऊं तो आजकल नया यार फैशन है, किसी भी चीज़ को ना न्यू ऑयल बोल दो। कई बार इंफॉर्मेशन को न्यू ऑयल बोल दिया जाता है, कई बार टेक्नोलॉजी को, कई बार किसी चीज़ को। तो इस आर्टिकल में राइटर क्रिटिकल मिनरल्स को न्यू ऑयल बोल रहे हैं, तो ट्रेंड है। इवन देखो एक फेमस कोट है, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं पीटर जिहान, उन्होंने एक बार ये बोला था, द ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज विल डिफाइन द ज्योग्राफी ऑफ पावर इन दिस सेंचुरी। मतलब जिस देश के पास में संसाधन है ना, उस 21वीं शताब्दी में जो पावर है वो उसी देश के पास होगी।
जिस देश के पास संसाधन है, संसाधन को रिफाइन करने की कैपेसिटी है, तो पावर जो है उसी के पास में होगी 21वीं सेंचुरी में। बट देखो, बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? बिगर प्रॉब्लम क्या है? बिगर प्रॉब्लम देखो ये है कि हम ना इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया। अब जैसे देखो, आपको ना रोज चाय पीनी है, लेकिन चाय पत्ती सिर्फ एक ही दुकान से मिलती है और उस दुकानदार से आपकी बनती नहीं है। तो हमेशा आपको खतरा रहेगा, यार जिस दिन पत्ती खत्म हो गई, उस दुकानदार ने नहीं दी, तो मैं चाय कहां से पीऊंगा। बस यही हाल है। ज्यादातर क्रिटिकल मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग है ना, उस पर चाइना का कंट्रोल है। आपको देखो ये जान के हैरानी होगी कि 80-90% जो वर्ल्ड के रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रोसेसिंग जानते हो कौन करता है? बिल्कुल चाइना। और हम देखो दूसरे देशों से ये क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स परचेज करते हैं, तो हमारा बहुत सारा पैसा इंपोर्ट करने में चला जाता है। और इवन जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कल को देखो चाइना वो दुकानदार है जिसने आपको चाय पत्ती नहीं दी, मतलब सप्लाई रोक दी, तो हमारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाएंगी, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ना सरकार ने एक मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी बनाई है, और इसी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी को नहीं, स्ट्रेटेजी के एक पार्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, वो है रिसाइकलिंग स्कीम। मतलब दुकानदार ने आपको चाय पत्ती देने से मना कर दिया, तो वो चाय पत्ती जिसे आपने कचरे में डाल दिया था, उस चाय पत्ती को आप फिर से रिसाइकल कर लो। गलत एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, मतलब टेक्निकली एग्जाम्पल ठीक नहीं है, चाय पत्ती को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे देखो, आपने अपना पुराना फोन खराब समझ के दराज में फेंक दिया, एक बॉक्स में डाल दिया जहां पे आप सारे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को डालते हो, लेकिन देखो वो कचरा नहीं है, वो डब्बा नहीं है, उस खराब हुए फोन में क्रिटिकल मिनरल्स तो है ही ना। उस खराब हुए फोन में लिथियम मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, निकल मिलेगा। क्यों ना उन सब चीजों को निकाल लिया जाए उस खराब हुए फोन से, और उनको, उन मिनरल्स को फिर से रिसाइकल किया जाए। तो इसी के लिए सरकार ने यह मिशन लॉन्च किया है, क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकलिंग के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप नए मिनरल्स ढूंढोगे ना, आप नए मिनरल्स फॉर एग्जांपल हमारे देश में एक्सप्लोर करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा, सालों लग जाएंगे, जब फाइनली आप क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइन कर सकोगे, प्रोड्यूस कर सकोगे। ये एक टेस्ट मैच जैसा है, लेकिन रिसाइकलिंग 2020 मैच जैसा है, जल्दी जल्दी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो ना यूनियन कैबिनेट ने ना क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए जो स्कीम लॉन्च करी है वो क्या है? स्कीम देखो ये है, 1500 करोड़ की ये इंसेंटिव स्कीम है क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए। और ये जो स्कीम लॉन्च की है ना, ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ये पार्ट है, ये इंसेंटिव स्कीम जो लॉन्च की गई है क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करने के लिए। 1500 करोड़ की स्कीम है। फोकस क्या है? फोकस है अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग मतलब शहरों के कचरे से सोना निकालना। जैसे मैंने आपको बताया, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आपका पुराना फोन, लैपटॉप, टीवी, वहां से क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग। या फिर बैटरी स्क्रैप है। बैटरी स्क्रैप मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर पुरानी जो फोन की लिथियम आयन बैटरीज है वहां से निकालना। गाड़ियों के पुराने जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वहां से क्रिटिकल मिनरल्स को निकालना और रिसाइकल करना। तो ये जो स्कीम है ना, एक तीर से देखो दो निशाने साध रही है। एक तरफ हम मिनरल्स निकाल रहे होंगे, दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बढ़ रहा है आज के समय में उसको भी डिस्पोज कर रहे होंगे। तो उससे हम पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर कर रहे होंगे। तो इसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। क्या बोलते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्योंकि आप चीजों के रीयूज और रिसाइकलिंग पे फोकस कर रहे हो। समझ गए? तो क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की है और ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट है। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, चलो स्कीम है क्या, ये तो बताओ क्या कर रही है सरकार? सरकार पैसा देगी। मैंने बोला ना इंसेंटिव स्कीम है।
इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, सरकार पैसा देती है। तो ये जो स्कीम है 2025-26 से लेके 30-31 तक चलेगी। और सरकार पैसा किस लिए देगी? अगर देखो कोई नई कंपनी, अगर कोई महेश है, महेश नई कंपनी इस्टाब्लिश करता है और वो कंपनी रिसाइकलिंग प्लांट इस्टाब्लिश करती है। महेश कहता है मैं तो क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए प्लांट इस्टाब्लिश करूंगा और इसके लिए चाहिए मुझे मशीनरी। तो सरकार कहती है लगाओ महेश बेटा, 20% इंसेंटिव देंगे, 20% सब्सिडी हम तुम्हें देंगे। 10 करोड़ का खर्चा आया है तो 2 करोड़ तुम हमारी तरफ से ले जाना। तो पहला तो ये है, प्लांट लगाने पे सरकार कैपेक्स सब्सिडी देगी 20% की। फिर दूसरा पॉइंट, ओपन इंसेंटिव। क्या है ओपन इंसेंटिव? पहले वाला था कैपेक्स पे यानी प्लांट लगाने पे, मशीन खरीदने पे। दूसरा है ओपन इंसेंटिव। ओपन इंसेंटिव मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सरकार महेश को कहती है प्लांट चलाने के खर्चे पर भी हम इंसेंटिव देंगे आपको। मतलब जैसे आपने क्रिटिकल मिनरल्स निकाल लिए, क्रिटिकल मिनरल्स आपने निकाल लिए और उनको आप बेचने लगे हो, तो जितना ज्यादा आप बेच रहे हो उस पे भी हम आपको इंसेंटिव देंगे। जैसे देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नहीं होती कि जितने ज्यादा फोन आप प्रोड्यूस करोगे उतना इंसेंटिव हम आपको देंगे। तो ठीक वैसे ही है ये दूसरा पार्ट, ओपन इंसेंटिव भी है। मतलब प्लांट लगाने पे भी इंसेंटिव और बाद में सस्टेन करने पे भी इंसेंटिव, प्लांट को चलाने पे भी इंसेंटिव। और एक खास बात, स्कीम का 1500 करोड़ की स्कीम है ना, 1/3 जो स्कीम का हिस्सा है ना, वो देखो छोटे प्लेयर्स और छोटे स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व रखा गया है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ही रिसाइकलिंग करें और सारा स्कीम का पैसा ले जाएं, नहीं। 1/3 हिस्सा जो है छोटे प्लेयर्स और स्टार्टअप के लिए रिजर्व है। इससे देखो इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और मार्केट में मोनोपोली नहीं बनेगी, ये फायदा होगा। और सरकार ने तो बल्कि देखो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स का भी अनुमान लगा लिया है कि कितने क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग होगी। जैसे ये देखो सरकार का अनुमान ये है कि हर साल 270 किलो टन की कैपेसिटी बनेगी क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करने की। हर साल लगभग 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स हमें मिलेंगे और इससे लगभग 8,000 करोड़ का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगा और करीबन 70,000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोड्यूस होंगी इससे। अब देखो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात राइटर बोलते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये तो ठीक है, चलो सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत नई स्कीम ये लॉन्च की है 1500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए। लेकिन देखो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। रिसाइकलिंग एक जादू की झड़ी नहीं है, हमें हर तरफ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। ये क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए की जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, उसका सिर्फ एक हिस्सा है रिसाइकलिंग। तो लेकिन क्वेश्चन ये उठता है फिर रिसाइकलिंग के अलावा सरकार क्या कर रही है? रिसाइकलिंग के अलावा दूसरी चीज सरकार कर रही है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन। मतलब इंडिया अपनी जमीन में भी मिनरल्स ढूंढ रहा है। स्टेट्स जैसे देखो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यहां पे ना मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हो रही है। इवन देखो याद होगा आपको कुछ समय पहले खबर आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी भारी लिथियम रिजर्व मिले हैं। हालांकि उस पर अभी काम वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ढूंढ रही है। अपनी जमीन पे ही क्रिटिकल मिनरल्स को सरकार एक्सप्लोर कर रही है। और रिसाइकल के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तीसरा है एक्वायरिंग एसेट्स। मतलब सरकार कह रही है कि अगर हमारे देश में नहीं मिल रहे हैं तो विदेशों से लाओ। इसके लिए सरकार ने ना एक स्पेशल कंपनी बनाई है जिसका नाम है काबिल। काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल का काम यह है कि दूसरे देश में जाकर मिनरल एसेट्स को खरीदना। जैसे पता है हमें अर्जेंटीना की इस जगह पे ये क्रिटिकल मिनरल्स फॉर एग्जांपल लिथियम मिल सकता है, तो काबिल जेम्स बॉन्ड की तरह जाएगी, वहां पे सरकार से बात करेगी कि ये जो ब्लॉक है जहां पे क्रिटिकल मिनरल यानी लिथियम मिल सकता है, ये हमें लीज पर दे दीजिए, हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। समझ गए? तो काबिल क्या कर रही है? अपनी डिपेंडेंसी को ना डाइवर्सिफाई कर रही है कि कम से कम एक देश के ऊपर हम डिपेंड ना करें। अर्जेंटीना, अफ्रीका, अलग अलग देशों में जाके काबिल जो है वो एसेट्स को एक्वायर कर रही है ताकि सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जा सके। देखो सिंपल सी बात है,
ये ना एक क्रिकेट टीम जैसा है, आप सिर्फ बैटिंग से मैच नहीं जीत सकते, आपको बॉलिंग और फील्डिंग भी चाहिए। यानी एक्सप्लोरेशन भी करना होगा, रिसाइकलिंग भी और एक्विजिशन भी, तीनों मिलाकर ही इंडिया को जीत दिला सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। लेकिन देखो रास्ता इतना भी आसान नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस देखो ये है, रिसाइकलिंग ना आसान काम नहीं है। रिसाइकलिंग के लिए सरकार ने ये 1500 करोड़ की स्कीम तो लॉन्च कर दी, लेकिन आसान काम नहीं है। इससे अगर अच्छे से ना किया जाए तो, रिसाइकलिंग को अच्छे से ना किया जाए तो बल्कि पोल्यूशन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करनी होंगी रिसाइकलिंग के लिए। और दूसरा, हमें ना R&D में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमेशा घिसा पिटा पॉइंट है। टेक्नोलॉजी देखो बहुत तेजी से बदल रही है, बैटरी की जो केमिस्ट्री है वो बदल रही है, तो हमें ना R&D में इन्वेस्ट करना होगा ताकि हमारी जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है ना वो ज्यादा एफिशिएंट हो और रिसाइकलिंग के मामले में हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने रहें। समझ गए? तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेशन करना होगा, ये भी घिसा पिटा पॉइंट है। इस मिशन की सफलता के लिए ना सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए सरकार ने 1500 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत, और ये सरकार की बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। स्ट्रेटेजी में 3 चीजें हैं, रिसाइकलिंग, दूसरा डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और तीसरा एक्वायरिंग एसेट्स इन द फॉरेन कंट्रीज। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मिडिल ईस्ट की और ज्यादा खराब होती सिचुएशन के बारे में है। मिडिल ईस्ट और ज्यादा इनस्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी क्या हुआ है? अभी देखो इजराइल ने ना कतर में हमास के ठिकानों को टारगेट किया है। कतर के अंदर, ये मैप देखिए, मैप में ये है कतर और यहां पे है इजराइल। तो कतर में हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स के ठिकाने थे ना, उनको इजराइल के द्वारा टारगेट किया गया है। अब देखो कतर की पोजीशन जानते हो कैसी है? कतर कैसा देश है? मोहल्ले में एक अंकल होते हैं ना, मोहल्ले में एक ऐसे अंकल होते हैं जो सबके बीच में डिस्प्यूट को सुलझाते हैं। मतलब मोहल्ले में 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो वो जो अंकल हैं वो बोलते हैं, अरे यार क्यों लड़ रहे हो यार, आओ मेरे घर बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं, आपस में जो भी तुम्हारा डिस्प्यूट है वो सोल्व कर लो। तो कतर की पोजीशन ऐसी है वर्ल्ड में। जैसे देखो तालिबान और यूएसए के बीच में बातचीत करवानी थी, तो तालिबान के लीडर्स को होस्ट किया गया कतर के द्वारा, और वहां पे यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव और तालिबान के लीडर्स ने बातचीत की। कहां पे? कतर में। और अभी भी देखो हमास, जिससे इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमास के लीडर्स को होस्ट किया कतर ने, और वहां पे बातचीत हुई कि कैसे ना कैसे करके सीज फायर साइन करवाया जाए उसके गजा में। तो वो सारी जो बातचीत है वो कहां पे होती है? कतर के अंदर होती है। तो हमास के लीडर्स वहां पे रहते हैं कतर में। लेकिन देखो कतर की जो रेपुटेशन है ना, कि यहां पे कोई भी हो, चाहे आतंकी संगठन हो, कोई भी हो, उसके लीडर कतर में सेफ हैं। तो इस वजह से ना कतर की रेपुटेशन एक ऐसी बन गई थी कि बातचीत के लिए सेफ हेवन है कतर। लेकिन देखो इजराइल ने ना कतर में हमास के लीडर्स को टारगेट किया, तो कतर की जो रेपुटेशन है ना, रेपुटेशन ही खराब हो गई कि अब लीडर्स क्यों आएंगे? जैसे तालिबान के लीडर हो गए, हमास के लीडर हो गए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर अब कतर में क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें डर है कि यार अब हम सेफ नहीं है कतर में, और इजराइल अब हमें वहां पे भी टारगेट कर सकता है। तो कतर की रेपुटेशन इससे काफी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, आप पूछोगे सर इजराइल ने टारगेट किया क्यों? देखो ऑफिशियली तो इजराइल ये बोलता है कि जेरूसलम में ना अभी टेरर अटैक हुआ था, वहां पे स्ट्राइक्स हुई थी, तो उनका बदला लेने के लिए हमने हमास लीडर्स को निशाना बनाया कतर में। लेकिन देखो वास्तव में ये रीजन नहीं है। वास्तव में रीजन जानते हो क्या है? वास्तव में रीजन ये है, देखो नेतान्याहू जो है वो अभी भी, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू अभी भी सारे होस्टेजेस को रिलीज नहीं करवा सके हैं। अभी भी बहुत सारे बंधक हैं किसके कब्जे में? हमास के कब्जे में हैं। इजराइल की सड़कों पे ना 15,000 लोग हैं
इजराइल की सरकार पे प्रेशर डालने के लिए कि आप बंधकों को आजाद करवाओ। और यहां पे अभी ना कतर में हमास के लीडर्स की बातचीत चल रही थी कि सीज फायर साइन किया जाए इजराइल के साथ में, लेकिन देखो बातचीत के बीच में ही इजराइल ने बम फोड़ दिया। सोच के देखो, एक तरफ आप बुलाते हो हमास के लीडर्स को बातचीत के लिए कि आप हमारे साथ बातचीत करिए ताकि हम सीज फायर साइन कर सकें, लेकिन वो बातचीत के लिए हमास के लीडर्स आए और बातचीत के लिए आए तो उनको मार दिया। तो अपने आप में वैसे देखो ये बहुत गलत चीज है। मतलब कम से कम या तो आप बोलो नहीं कि बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है आपको, लड़ाई लड़ो आमने सामने की। दूत को नहीं मारना चाहिए, बातचीत के लिए बुलाया और फिर मार दिया, वो गलत बात हो गई। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो नेतान्याहू ना, उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है। अगर सीज फायर साइन हो जाता तो इजराइल के अंदर परसेप्शन ये जाता कि नेतान्याहू फेल हो गए हैं, हमास को वो खत्म नहीं कर सके हैं, मजबूरी में सीज फायर साइन करना पड़ा। तो नेतान्याहू अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाना चाहते हैं कि देखो भैया मैं फेल नहीं हुआ हूं, तो इसलिए वो सीज फायर साइन ही नहीं होने दे रहे हैं। आपने देखा यूएसए की जब बातचीत चल रही थी ना, यूएसए की बातचीत जब चल रही थी ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए, तो इजराइल ने स्ट्राइक्स कर दी ईरान के ऊपर। वहां पे भी इजराइल ने बातचीत होने ही नहीं दी यूएसए और ईरान के बीच में, पहले ही ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर दी। यानी इजराइल जो है फिलहाल शांति चाह ही नहीं रहा है। जैसे ही देखो इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया ना, तो गल्फ कंट्रीज ने भी इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश, इनको लगता था कि हमारा ना बड़ा दुश्मन ईरान है, लेकिन ना पिछले कुछ समय में बल्कि इजराइल एक बड़ा हेजमैन के तौर पे इमर्ज होके आया है वेस्ट एशिया में इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है बहुत ज्यादा। बल्कि ईरान अब उतना बड़ा थ्रेट नहीं है सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए, इजराइल एक बड़ा थ्रेट इमर्ज होके आया है। तो गल्फ कंट्रीज आने वाले समय में ना इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, क्या कतर एक्शन लेगा इजराइल के अगेंस्ट? इसका आंसर है नो, कतर एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि देखो कतर यूएसए का एलाय है, यूएसए का मित्र देश है, यूएसए का इस रीजन में सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस यहां पे है जिसका नाम क्या है, अल उदीद है, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है यूएसए का। तो कुछ नहीं करेगा कतर, या तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जताएगा, हमला वगैरह तो नहीं करेगा इजराइल के ऊपर, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है। इवन देखो कुछ समय पहले ना ईरान ने भी कतर के ऊपर मिसाइल छोड़ी थी, आपको याद हो तो, लेकिन ईरान ने ना पहले से वार्निंग दे दी थी कतर को कि भैया हम मिसाइल छोड़ रहे हैं, आप इसको ट्रैक कर लेना, उड़ा देना हवा में ही, हमारी इज्जत बच जाएगी। तो ईरान ने वार्निंग दी, कतर ने पहले से ही ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और हवा में उड़ा दिया, नुकसान नहीं पहुंचा कतर को। लेकिन इजराइल ने जो किया वो गलत था, मतलब वो तो वार्निंग नहीं दी कतर को और सीधा स्ट्राइक्स कर दिया, और वहां पे हमास के लीडर मारे भी गए हैं और सिक्योरिटी पर्सनल भी एक दो मारे गए हैं कतर के। तो राइटर बोलते हैं कि मिडिल ईस्ट में देखो आने वाले समय में ना, वेस्ट एशिया में आने वाले समय में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आप देखोगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, आपको अर्बन पॉवर्टी से संबंधित अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।